देखिए पीसीएस जे जो है नजदीकी आ रहा है, तो जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बेटर है। वैसे कोशिश हमारी यही है कि मतलब जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिया जाए और आपका जो है अपने जीवन में जो है आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। चलिए देखिए हम जो है अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मतलब जो है टीपीए। टीपीए मतलब जो है संपत्ति अंतरण एक्ट अधिनियम। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा जो है वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है। देखिए मतलब जो है यहां पर दो तरह की संपत्ति है, चल और अचल। ठीक है, यानी मूवेबल और इमूवेबल। अब देखिए इसमें बताना हमें जो है कौन सी अचल संपत्ति है। अचल का मतलब समझिए आप जो है मतलब जो है इमूवेबल, या फिर हम जो है स्थावर भी कहते हैं इसको जो है। अब इसमें देखिए जमीन, भूमि से प्राप्त फायदे, वे वस्तुएं जो भूमि पर जुड़ी हुई हैं, या फिर खड़ी कास्ट। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा जमीन, भूमि, ये तीनों तो जो है हमारे जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आ रहे जो है। अगर हम धारा 3 की बात करते हैं, धारा 3 यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती हुई फसल या घास नहीं आती है। ये जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। इसका आंसर बना हमारा डी, मतलब जो है खड़ा काष्ठ। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है न्यायालयों ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसके या किसको स्थावर संपत्ति, स्थावर मतलब अचल संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है। अब देखिए मार्ग का अधिकार, स्थावर संपत्ति के भाटक को वसूल करने का अधिकार, सी में है पूजा का अधिकार, डी में मछली पकड़ने का अधिकार। अब देखिए हमारा दो जो है ये बना हमारा पूजा का अधिकार, मतलब जो है ये चल संपत्ति के अंतर्गत लिया, अचल में नहीं लिया जाए। मतलब समझिए आप जो है देखिए चल संपत्ति कौन कौन सी है। देखिए आप जो है कुछ एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको जो है, जिसमें थोड़ा सा आसानी रहे आपको जो है। जैसे हम कहते हैं चल में जो है पूजा का अधिकार, या फिर कहते हैं रॉयल्टी, या फिर कहते हैं विक्रय के लिए अचल संपत्ति की डिग्री, या फिर हम कहते हैं लगान एरियल की डिग्री। फिर नेक्स्ट भरण पोषण के अधिकार की वसूली करना, एक ऐसी मशीन जो अस्थायी रूप से जमीन में संलग्न हो, या फिर हम कह सकते हैं सरकारी प्रेसरी नोट, खड़ा हुआ कास्ट, उगी हुई फसल, या फिर कह सकते हैं हम जो उगी हुई घास। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये जो है आपके मतलब जो है एक तरह चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब जो है पूजा का अधिकार जो चल संपत्ति के अंतर्गत, इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस एक धारा में आंशिक पालन का सिद्धांत को वर्णन किया गया है। आंशिक मतलब या भाग फलन भी कहते हैं हम इसको, या फिर कहते हैं पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका सिद्धांत बताना है। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए आपका बनेगा हमारा ये 53A की बात हो रही है, इसमें जो है इसका प्रावधान किया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए मतलब जो है ये जो है मतलब जो है मतलब जो है आंशिक पालन का सिद्धांत, ये हमारा सेक्शन 53A या कै में प्रावधानित है। अब देखिए धारा 53 के अनुसार या 53A के अनुसार किसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए संविदा होनी चाहिए। दूसरी बात है संविदा के अंतर्गत अंतरिति संपत्ति के कब्जे में हो। दूसरी क्या है, अंतरिति ने या तो संविदा के अपने भाग को पूरा किया है या फिर पूरा करने का इच्छुक हो। अब ये तीन शर्तों को जो पूरी करता है मतलब है तब अंतरिति संपत्ति पर अपने कब्जे की निरंतरता के लिए प्रतिरक्षा कर सकता है।
मतलब समझिए, देखिए आप जो है मैंने 53 में बताया है 3 पॉइंट अगर पूरी करता है तभी वो अपनी संपत्ति का रक्षा कर सकता है। तो हमारा देखिए ये से कहते हैं हम जो है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर आंशिक पालन का सिद्धांत, या कहते हैं हम जो है भागफलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, अब देखिए संविधा के भागिक पालन में मामले में निम्न में से कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है। देखिए हमारा जो है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में देखिए आप जो है, अब देखिए सेम वही है जो मैंने पीछे बताया, भागिक फलन वही है, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस की बात है, जो इसमें बुरा क्या उसकी बात है। तो इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा जो है वो बनेगा, यानी कि डी, अंतरित ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया है। क्यों, इसके पॉइंट बताए थे मैंने देखिए आपको जो है, इसलिए आगे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको जो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नीमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट का सिद्धांत लागू होता है। अब देखिए ये है मतलब जो है ये कहां लागू होता है, देखिए मतलब जो है ये हमारा धारा 41, 42, 43 इनमें होगा, ए में होगा हमारे। देखिए अब देखिए हमारा जो है ए में कैसे होगा, देखिए आप एक बार देखिए। अब हम देखिए मतलब जो है इसका मतलब देखिए, यानी जो है इसके अनुसार मतलब जो है इसका मतलब किसका, नीमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट, इसका जो सिद्धांत है ये इसमें लागू हो रहा है। अब देखिए यह है मतलब जो है इसका मतलब समझिए इसके अनुसार, यानी कि अपने से अच्छा स्वतः एक दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता है। मतलब जो है इसका मतलब ये निकलेगा, इसका आंसर बना हमारा ए। आगे बाकी तो इसको जो है आप देख सकते हैं आगे, ठीक है ना। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लिस पेंडेंस शब्द का क्या अर्थ है। अब लिस पेंडेंस देखिए हमारा जो है इसका अर्थ बताना आपको, देखिए आप जो है अब इसमें देखिए हमारा ये क्या है, एक ऐसा वाद जो न्यायालय के विचाराधीन हो, एक पूर्ववर्ती निर्णय आने वाले वादों पर पाबंदी लगाता हो, प्राण न्याय के सिद्धांत का अपवाद हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका सिद्धांत है एक ऐसा वाद जो न्यायालय के विचाराधीन हो, मतलब समझिए ए इसका आंसर बनेगा। देखिए आप जो है अब एक मतलब समझिए आप जो है, यानी कि इसमें देखिए आप जो है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तात्पर्य क्या हुआ, जब कोई वाद न्यायालय के विचाराधीन हो तब वाद के पक्षकार वादग्रस्त संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को अंतरित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा है 52 में प्रावधानित किया गया है। मतलब समझिए एक तरह से मतलब जो है कि हम जो है अगर मान लो कोई संपत्ति यानी कोई पक्षकार विवादग्रस्त संपत्ति को तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए इसमें, यानी कि जो वाद विचाराधीन हो इसकी बात की, इसको बोलते हैं लिस पेंडेंस मतलब जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुज्ञेय दावा नहीं है। अब अनुज्ञेय दावा का देखना आपको, देखिए है इसमें देखिए आप जो है साझेदारी का हिस्सा, पेशगी को वापस लेने का दावा, किराए के बकाया दावा, या फिर कॉपीराइट। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है अनुज्ञेय जो दावा होता है मतलब जो है वो आपका कॉपीराइट नहीं है, यानी इसका डी आंसर बनेगा। अब समझिए मतलब जो है देखिए आप जो है ये मतलब जो अनुज्ञेय दावा कौन कौन से, अनुज्ञेय दावा कौन कौन से नहीं है। जैसे देखिए हमारा ऋण की वसूली के लिए अज्ञप्ति, दूसरा मध्यवर्ती लाभ का दावा, तीसरी बात करते हैं पुस्तकों की रॉयल्टी, कॉपीराइट, या फिर दक्षता का दावा, या फिर कह सकते हैं संविदा भंग के लिए सती पाने का दावा, या फिर भावी अज्ञप्ति। ये हमारे जो है अनुज्ञेय दावा नहीं है, तो इसलिए कॉपीराइट हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, अब इसमें देखिए आप जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए हमारा जो है
इसमें क्या करना, देखिए आप जो है कौन सा अनुजेय दावा है, पहले से पूछा था अनुजेय दावा नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको जो है। अब इसमें देखिए अनुजेय दावा है। अब इसमें देखिए आप जो है बकाया किराए का दावा, भविष्य निधि, भागीदारी में भाग का दावा, या फिर ये सभी। अब देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा भविष्य निधि जो है वो अनुजेय दावा है। अब एक तरह से देखिए हमारा जो है ये मैंने जो दावा नहीं देखे मतलब जो है, बाकी तो उसमें मिलती जा रहा है आपको जो है, इसी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए आपका जो है दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानूनी धारित किया गया है। अब देखिए मतलब जो है ये बना हमारा, देखिए मतलब जो है दृश्यमान स्वामी की बात हो रही है यहां पर जो है। अब ये हमारा देखिए जो है धारा 41 में इसका प्रावधान किया गया है। अब दृश्यमान स्वामी है क्या, देखिए अब दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति का अंतरण का कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में प्रावधानित है। अब धारा 41 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति की वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त संपत्ति से संपत्ति का अंतरण, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा अंतरण प्रतिफलार्थ है। अंतरित ने उचित सावधानी से अंतरण करने की शक्ति का पता लगाया हो और उसे सद्भाव पूर्वक किया हो। अब ये तीनों शर्त को जो पूरा हो जाती है तब अंतरित का हित सुरक्षित है। भले समझिए हमारा कुछ पूछ रहा वो सीधी बात है कि तो मैं डिटेल बता रहा आपको जो है, बाकी तो उसमें हमारा 41 देखिए इसका जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा राम कुमार कुंडू बनाम मैक्वीन 1872 का वाद संबंधित है। अब इसमें देखिए आप जो है लंबित वाद से, दृश्यमान स्वामी से, या फिर भागिक फलन से, या फिर बंधक से। राम कुमार कुंडू देखना आपको जो है ये किससे संबंधित है। अब इसमें देखिए आप ये दृश्य, मुझे पहले बताया दृश्यमान स्वामी से है। अब देखिए जो है दृश्यमान स्वामी से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं अंतरणों पर। अब इसमें बताना कौन कौन से पहुने, देखिए अब जो है, अब देखिए जो है ये जो है टीपीए पूछना मतलब किस किस पर लागू होता है। देखिए सीधी सी बात है, ये दोनों चीज पर लागू होता है, चल अचल संपत्ति दोनों पे लागू होता है। ये हमारा देखिए मतलब यहाँ पर स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति पर लागू होता है। हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है संपत्ति अंतरण या टीपीए, संपत्ति अचल और अचल दोनों के जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम अधिकतर अचल संपत्ति की स्थिति में ही नियम उल्लेख करती है, जैसे कि मान लीजिए आपका है विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय तथा दान आदि। अब इसका हमारे देखिए ये पूछ रहा सिर्फ यह है लागू किसमें होता है, ये स्थावर जंगम दोनों संप्रदाय की संपत्ति पे लागू होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब देखिए मतलब जो है किसके अंतरण नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए आप जो है यानी कौन का हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये चीज देखिए आप जो है विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार, अवशेष किराया प्राप्ति का अधिकार, बिक्री धन की वसूली का अधिकार, वसीयत द्वारा भविष्य निधि राशि प्राप्त करने का अधिकार। ये हमारा डी बनेगा, क्योंकि वसीयत द्वारा मतलब जो है कोई भी मतलब जो है वसीयत या उत्तराधिकारी वाला जो है इस पे लागू नहीं होता, इसका मतलब जो है ट्रांसफर नहीं होता है, अंतरण नहीं होता है। इसका बनेगा हमारा डी आंसर। अब डी देखिए हमारा पास देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये है संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। अब वैध ट्रांसफर की बात हो रही, वैध ट्रांसफर की बात करें, इसमें कौन सा तत्व वैध नहीं है। इसमें देखिए आप जो है
सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरणीय संपत्ति, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, या फिर अंतरण के प्रयोजन विधि मान्य होने चाहिए। देखिए इसमें क्या है, देखिए आप जो है इसमें नहीं पूछ रहा है, आप कई लोगों ने इसका पॉजिटिव आंसर दिया है तो वो गलत हो रहा है, तो इसमें पूछा नहीं बताना है आपको। नहीं में देखिए एक तरह से आप देखिए, अब इसमें देखिए ये आपका सी बनेगा, अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। देखिए आप जो है इसका हमारा सी आंसर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है संपत्ति अंतरण वैध रूप से करने के लिए आवश्यक क्या है, सबसे पहले तो उसमें क्या कह रहे हैं, संपत्ति अंतरण संपत्ति का होना चाहिए आपका जो है, यानी संपत्ति अंतरणीय होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अंतरक सक्षम होना चाहिए। तीसरा क्या बात है, अंतरक को अंतरण की जाने वाली संपत्ति को अंतरित करने का प्राधिकार होना चाहिए। चौथा क्या है, अंतरण की तिथि पर अंतरित जीवित व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में हो और अंतरित को वयस्कता की आयु एवं स्वास्थ्यचित होना आवश्यक है। अब जो है ये अंतरण अगर है या फिर अंतरण वैध रहेगा, ये चार चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है। अब देखिए हमेशा देखिए हमने पहले से अंडर जो है अल्प वयस्क जो है ये ले गए, बाकी अंधा सब ये इसमें एलिजिबल है। अब इसका देखिए हमारा, देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, ये बना हमारा सी आंसर। अब ये जो है संपत्ति अधिनियम अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने कौन सक्षम है, इसका जो ये है ये प्रावधान जो किया गया है वो टीपीए की धारा 7 में किया गया है। मतलब जो है इस धारा 7 के अनुसार संपत्ति का अंतरण करने के लिए संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति हो, और संविदा करने के लिए वो व्यक्ति सक्षम है कौन, नंबर 1 अवयस्क ना हो, अंडरेज ना हो। दूसरा विकृतिचित ना हो। तीसरा वैध रूप से संविदा करने के लिए अयोग्य ना हो। अगर ये है तो वो देखिए मतलब है एक तरह से मतलब है सक्षम है सीधे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। अब इसमें देखिए आप जो है बिल्कुल किया जा सकता है, ये हमारा इसमें डी आंसर बनेगा जो है। अब देखिए मतलब जो है अब ये है मौखिक अंतरण के बारे में समझे। इसका जो प्रावधान है हमारा संपत्ति अंतरण नियम की धारा 9 में प्रावधानित है। अब धारा 9 के अनुसार हर उस दिशा में या दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना भी किया जा सकेगा। अर्थात संपत्ति मौखिक रूप से बिना कोई लेख लिखे अंतरित की जा सकती है। संपत्ति अंतरण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो कब्जे और दूसरा कब्जे का प्रदान, दूसरा पंजीकरण। इसका आंसर हमारा डी, ये बताइए दे आपको। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन शाश्वत के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है, यानी शाश्वत के विरुद्ध की बात हो रही है। अब देखिए मतलब जो है इसका बनेगा देखिए हमारा ए, जब कोई संपत्ति किसी लोकहित में अंतरण की गई हो, एक ऐसा पट्टा की पर संविदा जिसमें नवीनीकरण हो, यह सी में है, यह निहित हितों पर लागू नहीं होता। एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया है। देखिए मतलब जो है इसमें शाश्वत के नियम का अपवाद नहीं है जो है, इसमें डी आंसर बनेगा, ये अपवाद नहीं है आपका जो है, ये हमारा डी आंसर हो गया इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है ये देखिए अब जो है अगर इसके देखें में शाश्वत है क्या, देखिए जो है अगर शाश्वत के विरुद्ध नियम के जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं, एक
लोक के लाभ के लिए अंतरण, दूसरा व्यक्तिगत संविदा, तीसरा भार, चौथा पट्टे का अनुबंध, पांचवा दान, छठा बंधक, सातवां निगम। ये शाश्वत के विरुद्ध नियम के अपवाद हैं। इसमें अगर मान्य अंतरण होता है तो ये अपवाद में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में हित सर्जित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। यहां अज्ञात व्यक्ति की बात हो रही है। यहां पर देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आपका जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित सर्जन, अज्ञात व्यक्ति को अत्यधिक हित दिया जाना, अंतरिम जीवन काल हित समाप्त होने के लिए पहले अज्ञात व्यक्ति का जन्म लेना। इसमें बनेगा डी आंसर इसका, ये सारे रहेंगे। ये देखिए आप जो है, इसका डी आंसर हो गया। ये नेक्स्ट देखिए आप जो है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्न में से किस धारा में शाश्वत के विरुद्ध नियम बताया गया है। अब देखिए हमारा जो है, ये बना हमारा जो है धारा 14 की बात हो रही है। धारा 14 में हमारा शाश्वत के विरुद्ध अधिनियम बताया गया है। देखिए अब ये है, अब देखिए मतलब ये है, यानी कि हम देखते रहे से शाश्वत के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में प्रावधानित किया गया है। शाश्वत का जो अर्थ है वह है अनिश्चित अवधि, या फिर कह सकते हैं शाश्वत के विरुद्ध नियम यह है कि उस अंतरण के विरुद्ध है जो संपत्ति को अनिश्चित अवधि के लिए या सदा के लिए अन्य संक्रमणीय बना रहे हो, वो हमारा शाश्वत का नियम है या शाश्वत का अर्थ है। सिद्धियों आप समझ गए होंगे इस विवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, भागिक फलन को अपने कब्जे में सुरक्षा का हक प्राप्त है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है गलत नहीं, पूर्ण प्रतिफल प्रदान करने पर ही हक प्राप्त होगा, सही कब्जा सौंपने पर। देखिए इसमें देखिए हमारा ये बनेगा बी आंसर, यानी कि जो है पूर्ण प्रतिफल प्रदान करने पर ही हक प्राप्त होगा, ये हमारा इसका सही बनेगा। देखिए अब देखिए मतलब जो हम बात करते हैं भागिक फलन में क्रेता जिसने संपत्ति का कब्जा लिया है और अपने कब्जे की रक्षा तभी कर सकता है यदि वह करार किए गए मूल्य का भुगतान करने के लिए इच्छुक है। अब देखिए इसका जो प्रावधान है, इसका जो है मतलब जो है जो केस है, हम केस की बात करते हैं, इसको गोविंदा राव बनाम देवी साहेब में भी इस संबंधित है इससे जो है। अब इसका आंसर बनेगा हमारा बी। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है। अब इसमें बताना चल संपत्ति, देखिए मैं शुरू पहले में डिस्कस कर रहा था कौन कौन सी जाएगी आपकी, देखिए अब फिर दोबारा फिर रिपीट आ गया। अब इसमें देखिए खड़ी काष्ठ भी है, फलदार वृक्ष भी है, खड़ी फसल भी है। इसमें सी झील में से मछली पकड़ने का जो है ये हमारी चल संपत्ति नहीं है, ये हमारा सी हो गया। देखिए आज मैंने आपको जो है टीपीए का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट में सेकंड होगा हमारा। चलिए तब मिलते हैं, धन्यवाद।